दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से राजस्थान तक मची इस सियासी हलचल के पीछे असली वजह क्या है? लोग इसे सिर्फ एक कानून कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये मोदी सरकार का वो ब्रह्मास्त्र है जो भारत विरोधी ताकतों की कमर तोड़ने वाला है। आज हम उस गुप्त फाइल को खोलेंगे जिसे देखकर विपक्ष की रातों की नींद उड़ गई है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज सच से पर्दा उठने वाला है। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूं आपका प्रिय मित्र शुद्धशील घोष। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको 7 बड़े सबूत दिखाएंगे जो देख के आपको समझ में आएगा कि ये सरकार ने फाइनली FCRA बिल क्यों लेके आया और वो भारत का प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम जानेंगे ये FCRA बिल आखिर है क्या, सरकार इसमें बदलाव क्यों करना चाहती है। उससे भी बड़ी सवाल ये है, विदेशी फंडिंग के लेकर नए नियम क्या हो सकते हैं, किन संस्थाओं और संगठनों पर इसका बुरे असर पड़ सकता है, विपक्ष इस बिल के विरोध क्यों कर रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम नागरिक स्वतंत्रता बहस कहां पर है और इस पूरे मुद्दे का 2029 की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। ये 7 बड़े सबूत ये साबित कर देंगे कि कैसे विदेशी फंडिंग के जरिए भारत को अंदर से खोखला करने की साजिश रची गई और कैसे ये नया FCRA बिल उस दुकान पर ताला लगाने जा रहा है। सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि भाई आखिर ये FCRA है क्या, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये है क्या और ये बिल क्या क्यों इतना शोर मचा रहा है। देखिए, ये कोई नए बिल नहीं है। इंदिरा गांधी जी जब देश के प्राइम मिनिस्टर थे तभी 1976 में ये वाला बिल को फर्स्ट लिया गया था। क्यों लिया गया था? क्योंकि इंदिरा गांधी जी के पास ये इंफॉर्मेशन आ गया था कि उनके बहुत ही करीबे जो सरकारी कर्मचारी है और जो राजनेताओं है उनके जरिए भयंकर मात्रा में फॉरेन फंडिंग हो रहा है और जो पूरा भारत का जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम है उसको चेंज करने के लिए, उसको हिला देने के लिए ये सारे चीज चल रहा है। तब उसको समझ में आई कि भाई अब ये ऐसे कुछ रेगुलेशन लाना पड़ेगा कि यहाँ पर ये बंद हो सकता है और इसलिए 1976 में जो बिल आया वहाँ पर सीधे सीधे ये बोला गया है, कोई अगर सरकारी कर्मचारी हो या कोई राजनेता हो उनके पास ऐसे फंडिंग डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं। लेकिन ये शुरुआत था। इंदिरा गांधी जी ने जो सोचा था उससे भी ज्यादा यहां पर घोटाला करने वाला लोग थे और इसलिए उसने नए कुछ तरीका ढूंढ लिए जिसके लिए इस बिल को बाद में सुधार लाने का भी कोशिश किया गया है। और वो भाजपा गवर्नमेंट नहीं, वो सुधार मनमोहन सिंह जी का गवर्नमेंट ने ही किया था 2010 में। जब सरकार ने सीधे सीधे सरकारी कर्मचारी और राजनेताओं के ऊपर पाबंदी लगाए तब वहां पर इन लोगों के द्वारा परिचालित NGO, चैरिटेबल ट्रस्ट, एजुकेशन ट्रस्ट, धर्मीय संस्था, ये सब कुछ इन लोगों ने खोल लिया या इनके रिलेटिव के नाम में ये सारी चीज खोल लिया। किसी ने तो सोशल वर्क करने का भी एक मौका नहीं गवाया। यहाँ पर उन बिल आने के बाद बहुत सारे सोशल वर्कर को आपको देखने को मिलेगा और ऐसे सोशल वर्कर मिलेगा जो सोशल वर्क भी करते हैं लेकिन उनका जेब भी भरते हैं। भाई ऐसे कैसे होता है? और इसलिए सरकार को समझ में आया अभी ये सारे इनका मुखौटा बन गया, इनका शील्ड बन गया है और उसके जरिए भारी मात्रा में पैसा आ रहा है। और कांग्रेस सरकार को पहले बार ये महसूस हुआ जब मनमोहन सिंह जी के अगेंस्ट भयंकर आंदोलन शुरू हुआ, इंडिया अगेंस्ट कांग्रेस वाला जो टर्म है, जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया तब सरकार को लगा कि भाई अभी तो ये भारी मात्रा से विदेशी फंडिंग आने चालू हो गया है, अभी सरकार के ऊपर उत्पात मचेगा और इसलिए उसने कुछ चेंजेस लेके आया। 2010 में यहाँ पर एक चीज मैंडेटरी किया गया, वो है ये जो ट्रस्ट होगा उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ऊपर से हर 5 साल में ये सारे ट्रस्ट का रिन्यूअल भी जरूरी है। लेकिन कांग्रेस ने जो सोचा था गेम तो उससे भी बड़ा था और इसलिए उसके अंदर भी भयंकर गेम चल रहा था।
लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए और उसके बाद 2019 में उसको दूसरे बार प्रधानमंत्री बनाया गया, तब तक वो पूरा सिस्टम को समझ चुका है। और इस गेम को बदलने के लिए पहले बार ये भाजपा गवर्नमेंट द्वारा ये पूरा सिस्टम के ऊपर वार किया गया है 2020 में। और वहां पर जो चेंजेस आया था उसमें ही जो विपक्ष सत्ता था वो हिल गए थे। वहां पर क्लियरली बोल गया था कि ये जो एनजीओ टू एनजीओ फंड ट्रांसफर है वो पूरे तरीके से बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल मैंडेटरी हो गया तो बहुत सारे एनजीओ थे जो ये पूरा टर्म कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। तो एक कोई एनजीओ को अगर ये सारे टर्म कंप्लीट हो रहा था, उसका रिन्यूअल हो रहा था, तो पैसे उसके जेब में दिया जा रहा था। और ये लोग वो दूसरे वाला एनजीओ जो ये सारे चीज कंप्लीट नहीं कर पाया उसको ट्रांसफर कर रहा था और वो फिर दूसरे जगह में जा रहा था। ऐसे ही चेन सिस्टम चल रहा था, लेकिन वो पूरा वाला सिस्टम बंद किया गया है। दूसरे जो चेंजेस वहां पर बहुत बड़ा बदलाव आया। अभी इनको सख्त हाथ से ट्रैक करना बहुत जरूरी है। इसलिए दिल्ली में एसबीआई का जो मेन ब्रांच है वहां पर इनका मेन अकाउंट जहां में ये फॉरेन फंड आएगा वो खोलना जरूरी हो गया। तीसरे जो अहम बात वहां पर हुआ है, जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दिखा के बहुत सारे पैसे बाहर निकाल लेते ले ये एनजीओ ट्रस्ट ब्ला 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 ब्ला, तो वहां पर बस इसके ऊपर पाबंदी आ गया। आप 20% से ज्यादा ये एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट से नहीं दिखा सकते हो। और सबसे बड़ी बदलाव आए कि ये जो आपका ऑफिस बियरर होगा, जो यहां पर सिग्नेटरी अथॉरिटी होगा, उसका सबका आधार वेरिफिकेशन मैंडेटरी है। तो यहां पर ही गेम को बहुत सख्त हाथ से पकड़ लिया था मोदी गवर्नमेंट ने। लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे चीज थे जो ये लोग माइन्यूटली यूज कर रहे थे। और अभी वो सारे जो छोटे छोटे छिद्र थे उसको बंद करने का जगह आ गया है। और इसलिए इतना तोड़फोड़ हो रहा है, इसलिए शोर मच रहा है, लेकिन बचेगा कोई नहीं। अभी जो बिल यहां पर आ रहा है वहां पर कुछ अहम मुद्दा होगा जो इन लोगों का बोलती बंद कर रहा है। जैसे पहले बात है, ये जो इनका मॉनिटरिंग सिस्टम है वो तो पूरा सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। पहले क्या होता था, ये राज्य स्तर में होता था। तो इसके मतलब किसी भी राज्य में विपक्ष अगर पावर में आ जाते हैं तो वहां पर ये मॉनिटरिंग सिस्टम उन लोगों के लिए बंद किया जाता था और वो लोग जैसे भी अपने मनमर्जी से काम करते थे, लेकिन फॉरेन से फंडिंग उसके पास पहुंच जाता था। लेकिन अभी ऐसे नहीं होने वाला है। यहां पर अभी सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, वहां से ही आपको पास करना पड़ेगा। ऊपर से जो यहां पर भाजपा वाले होते थे या उन लोगों के रिलेटेड कुछ टर्म्स होता था, वहां पर पैसा ना आ पाए इसलिए जो विपक्ष है वो उसके दुकान में ताला लगा देते थे। अभी वो सारे चीज भी सेंट्रलाइज मॉनिटर होगा। तो इसके मतलब गेम अभी सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम से आएगा। और जब तक ये विपक्ष शिविर यहां पर सत्ता में नहीं बैठते हैं तो वहां पर कुछ कंट्रोलिंग उसके पास नहीं रहेगा। तो इसके मतलब ये राज्य राज्य में जो एनजीओ खोल के बैठे हैं, धर्मीय संस्था खोल के बैठे हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट खोल के बैठे हैं, वो सारे जगह में अभी ताला लगने वाला है और इसलिए इतना शोर मचा रहा है। दूसरी बात है, ये जो संस्था खर्च कर रहा है इनको इन डिटेल्स, माइन्यूट लेवल का डिटेल्स भी देना पड़ेगा। तो इसके मतलब इनका रिन्यूअल प्रोसेस जो है वो अभी स्ट्रिक्ट होने वाला है और भी कठिनाई से उसका जांच पड़ताल करे जाएगा और इसमें इनका प्रॉब्लम ही बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां पर जो हो रहा है कि कोई अगर यहां पर छानबीन करते हुए देखा जाता है कि वो गलत तरीके से पैसा कमाया, वो जो चीज बोल रहा है आखिर में वो ग्राउंड लेवल में वो चीज नहीं कर रहा है, तो उनका जो पूरा ट्रस्ट का संपत्ति है वो जब्त किया जाएगा। और एक बार वो जब्त हो जाता है तो कुछ टाइम पीरियड ही आपको दिया जाएगा जहां पर जाके आपको कोर्ट में एस्टेब्लिश करना पड़ेगा गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो गलत है, ये कुछ गलत काम के साथ इन्वॉल्व नहीं था। अगर ये साबित नहीं कर पाता है तो हमेशा के लिए गवर्नमेंट के पास वो संपत्ति आ जाता है। तो इसका मतलब 1976 से ये सारे फंड के जरिए जितना भी ये लोगों ने प्रॉपर्टी बनाया वो भी अब इन लोगों से हाथ से जाने वाला है और यहां पर ही इन लोगों का सबसे ज्यादा दिक्कत का कारण बन चुका है। और असली खेल तो यहां पर ही शुरू हो जाता है। आपको क्या लगता है, ये बिल सिर्फ विपक्ष के लिए है? सूत्रों की माने तो इस बिल में एक ऐसी गुप्त धारा या क्लॉज है जो सीधे उन सफेद पेश चेहरों तक पहुंच रही है जो अब तक खुद को कानून से ऊपर समझते थे। यह सिर्फ फंडिंग नहीं, ये उन नामों को खुलासा है जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे।
देखिए, ये जो फॉरेन फंडिंग है, ये जो हर सेक्टर में लेता है, उनका अलग अलग प्रॉब्लम अभी चालू होने वाला है। जैसे एनजीओ जो है, तो उनको पास अभी ये जो फंडिंग वो मिलता है, वो जो खर्च करता है, उनका इन डिटेल्स देना पड़ेगा। किससे दिया, क्यों दिया, कितने दिया। अब ऑन द ईयर किसी नाम लिख रहे हो और जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है और वहां पर आप खर्चा दिखा रहे हो, नहीं, अभी ऐसे नहीं होने वाला है। आपको हर डिटेल्स देना पड़ेगा और वो सच में चेक किया जाएगा। तो ये सारे एनजीओ दिखा के जो पैसा आते थे और जो पॉलिटिक्स को बदलने के लिए मिसयूज होता था, वो रास्ता पूरा बंद हो जाएगा। दूसरे आप देख लीजिए, जो थिंक टैंक है, बेसिकली जो सोशल वर्कर है, जो क्या सोशल वर्क करता है किसी को कुछ मालूम ही नहीं, लेकिन हर कोई ऐसे सोशल वर्क बन रहा था। अभी उनका सोशल वर्क भी दिखा जाएगा। ये अचानक कैसे उनके सोशल वर्क के कारण विदेश में इनको बुलाया जाता है, ये वहां पर जाके कुछ स्पीचेस देता है और भारी मात्रा के फंडिंग लेकर आता है, उनका भी डिटेल्स जांचा जाएगा। तीसरे देख लीजिए, जो एजुकेशनल बॉडीज है, एजुकेशन सिस्टम के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम के नाम में आएगा, जैसे लद्दाख में अभी कुछ दिन पहले हो रहा था, और वो आप देश विरोधी कुछ आंदोलन में, जेएनजी के आंदोलन के नाम में आप यूज कर रहे हो या मिस यूज कर रहे हो, ऐसे नहीं होने वाला है। या आप कोई धर्मीय संस्था को देख लीजिए, जो रिलीजियस ट्रस्ट है, यहाँ पर उन लोगों को पैसा इसलिए दिया जाएगा कि वो अपना धर्म पालन कर सकता है, लेकिन अगर धर्मांतरण की बात करें तो उसका फंडिंग नहीं आना चाहिए। तो ये अगर सेगमेंट हो जाता है तो सबके लिए दिक्कत खड़ी हो जाता है। और इन लोगों के अलावा जो अन्य विदेशी अनुदान प्राप्त संस्थाएं हैं, उसका पूरा पास्ट हिस्ट्री देखा जाएगा, कैसे बना, किसने बनाया, कौन कौन इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज अगर एक बार ढूंढना चालू करेगा सरकार, तो बहुत सारे लोगों का कच्चे चिट्टा सामने आएंगे। बहुत कम लोग बचेगा जो सच में प्रूफ कर पाएंगे कि हाँ भाई, हमने सोशल वर्क करने के लिए पैसा लिया है, हमने कुछ अच्छे काम करने के लिए पैसा दिया है। और जो बाहर बैठे पैसा दिया है, उनका मकसद भी क्लियर हो जाएगा। आप किसी को ऐसे ऐसे पैसा दे रहे हो जिसका कोई हिसाब आपको चाहिए नहीं, और वो जो मर्जी उस पैसे को उड़ा रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। उसके पीछे भयंकर कुछ रीजन होता है, और वही रीजन अभी ढूंढ के उसको बंद करने का टाइम आ गया है। और इसलिए विपक्ष इतना चिंतन में है। देखिए, विपक्ष जो शोर मचा रहा है कि ये अगर नए एफसीआरए बिल आएंगे तो लोकतंत्र के ऊपर ये बहुत बड़ा हमला है, सिविल सोसाइटी वो डर जाएंगे, और सबसे बड़ी बात है, भारत का जो फेडरलिज्म है उस सब के ऊपर प्रश्न चिन्ह आ जाएंगे। लेकिन आप एक चीज अच्छे से सोचिए, इन लोगों का मानना है कि अगर सेंट्रलाइज इसको मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर लाया जाता है तो गवर्नमेंट पूरे तरीके से कंट्रोल करेंगे। अभी पैसा तो आ रहा है, तो ये पैसा बाहर से आ रहा है, भारत के अंदर से नहीं। किस मकसद से आ रहा है, किसके पास आ रहा है, क्यों आ रहा है, और कहां पर खर्चा हो रहा है, ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और ये कोई नए कानून नहीं है, इनका जो जरूरत था ये तो कांग्रेस वालों ने ही प्रूव कर दिया था। इंदिरा गांधी जी के दिमाग में पहले बार आया कि हाँ भाई, भारत का जो राजनीति है वो विदेशी फंडिंग मुक्त होना चाहिए। तो अगर उस लक्ष्य में अगर सरकार काम करते हैं तो इन लोगों का प्रॉब्लम क्या है। और सबसे बड़ी बात है, अगर प्रॉब्लम है तो इन बिल में जो प्रोविजन है उसके हिसाब से किसी भी संस्था के ऊपर पाबंदी आ जाता है तो वो सीधे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास पहुंच सकते हैं और वहां पर जाके कानूनी कार्रवाई करने का सारे हक उनके पास है। तो ये इतना अगर फ्रीडम मिल रहा है तो वही लोग चिल्लाएगा जिसके पास ये कानून के पास जाने के बाद भी बचने का रास्ता नहीं होता है। तो इसके मतलब ये बात तो सीधी हो जाता है कि ये जो एफसीआरए के नाम में पैसा आ रहा था, जो फॉरेन फंडिंग हो रहा था, उसका खेल कुछ और ही था और इसका मकसद भी कुछ और ही था, और वो मकसद अभी खत्म होने वाला है। इसलिए इतना शोर मचा रहा है ये लोग। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है बिल क्या कहता है, बल्कि ये है अगर ये कानून लागू होता है तो अगले 5 वर्षों में भारत के राजनीतिक, सामाजिक, संस्थागत परिसर पर इसका वास्तविक प्रभाव क्या हो सकता है। यहीं से बहस केवल कानून की नहीं बल्कि भारत के भविष्य की बन जाती है। देखिए, ये बिल तो आज टेबल हो चुका है और ये एक बार पास हो जाता है, जो पास कराने के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह पूरा दम लगा देंगे, तो विपक्ष क्या क्या एक्चुअली उसके पास से खो जाते हैं। एक तो ये जो सीजेपी आंदोलन के नाम में ऐसे कुछ दंगा हंगामा करने का कोई मौका नहीं मिलेगा।
आंदोलन आंदोलन खेलने के नाम में बाहर से कोई जुनैद भाई के पास लाखों करोड़ों का फंड नहीं आ जाएगा जिसमें ये सारे लोगों को खिला सकता है जो यहां पर तहस नहस कर रहा था। यहां पर अगर ये बिल पास हो जाता है तो 2029 का लड़ाई लगभग खत्म हो जाता है, क्योंकि ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है जो जेएनयू में बैठा है और उसके नेक्स्ट जनरेशन तक वहां पर ही रहेंगे, बाहर से किसी को वहां पर एंट्री नहीं मिलेगा। जहां पर गलत इतिहास पढ़ाया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, वो पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर भारत के अंदर तोड़फोड़ करना है तो चलो इन जरियों, इन संस्था के जरियों कुछ तो कर दो, और बाकी जो काम करना है यहां पर बैठे हुए टुकड़े टुकड़े गैंग आपके लिए कर देंगे। छात्र आंदोलन के नाम में ये कश्मीर मांगे आजादी, 370 क्यों हटाया, ये सारे नारा लगाएंगे। वो सारे दिन अभी खत्म होने वाला है। और ये सारी चीज अगर खत्म हो जाता है तो विरोधी के पास, अपोजिशन के पास रहता क्या है? 2029 के लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। और ये सबसे ज्यादा समझ रहा है ये विपक्ष शिविर, और इसलिए इतना हंगामा मच गया है उन लोगों के अंदर। लेकिन भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए ये स्टेप बहुत ही अहम था जो फाइनली ये मोदी गवर्नमेंट ले रहा है, क्योंकि भारत के बाहर बैठ के कोई पैसा देगा और उसके लिए भारत का राजनीति का रुख पूरा चेंज हो जाएगा। भारत में कौन बैठेगा, कौन राज करेगा, वो सिस्टम भारत के बाहर बैठे हुए लोग कंट्रोल करेगा। ये कभी नहीं हो सकता है, और वही दरवाजा अभी बंद होने वाला है एक बार ये बिल पास हो जाता है तो। और इसलिए मोदी सरकार ने तो अपना पत्ता खेल दिया है और विदेशी ताकतों का रास्ता ब्लॉक कर दिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह बिल वाकई भारत की अंदरूनी दुश्मनी से पूरी तरह सुरक्षित कर पाएगा, या ये ताकतें फंडिंग का कोई नए गुप्त रास्ता ढूंढ लेगी? आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।